नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका पीडीएफ मैंने पहले ही भेज दिया था। सबसे पहले तो हम इस लेसन को बात कर लेते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस लेसन का क्या इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। हर बार क्या होता है कि जैसे लेसन नंबर 23, 24 और 25, ये तीन जो लेसन है वो 5 नंबर के हैं और इनमें 2 क्वेश्चन आते हैं 3 लेसनों से, 23, 24 और 25, इन 3 लेसनों से, जिनमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो लेसन नंबर 23 और लेसन नंबर 25 से आता है। लेसन नंबर 24 से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लेसन नंबर 23 और जो 25 है उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है। अब 23 जो लेसन नंबर 23 है उसमें तो जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उनसे प्रश्न आता है। जैसे चंबल घाटी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है ना। तो एक तो इनमें से इन 3 परियोजनाओं में से बड़ा क्वेश्चन बनता है और एक आपके जो लेसन नंबर जो 25 है उसमें से जो जनजातियां हैं उनसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ना। तो बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लेसन में 2018, 19 और 20 में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम बात कर लें। तो सबसे पहले हम 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया है उसकी हम बात करते हैं। 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया है उसकी हम बात करते हैं। देखिए 2018 में इस 23वें लेसन से एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चन की हम बात कर लें। राजस्थान में सतही जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सतही जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। और साथ में इसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है, माही बजाज सागर परियोजना के 3 चरणों, माही बजाज सागर परियोजना के 3 चरणों का वर्णन कीजिए या उनको समझाइए। इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन आया 2018 में। फिर 2019 में देखिए, 2019 में चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी जो परियोजना है उसको 4 बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अब 4 बिंदु कौन कौन से हैं, साझेदार राज्य, कौन कौन से राज्यों ने मिलकर के चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया है, उद्देश्य क्या है चंबल घाटी परियोजना के, निर्मित बांध, चंबल घाटी परियोजना पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और चंबल घाटी परियोजना के लाभ क्या हैं। इस प्रकार से 4 चीज़ें पूछी गई हैं, साझेदार राज्य, उद्देश्य, निर्मित बांध और लाभ चंबल घाटी परियोजना के, ठीक है ना। ये बड़ा क्वेश्चन आया 2019 में। अब 2020 में इस लेसन से बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, 1 नंबर का क्वेश्चन आया सिर्फ, कौन सा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं। जो 2 से 3 लाइनों में इसका उत्तर था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया 2020 में, जो अभी लेटेस्ट जो पेपर लगा है उसमें। तो लेसन नंबर 30, लेसन नंबर जो 23 है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आपको पता है कि जैसे 18 में माही बजाज सागर आया, 19 में चंबल घाटी परियोजना आया, 20 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया। तो हो सकता है कि आपके 2021 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिले 2021 में, या फिर जैसे चंबल घाटी परियोजना 19 में आया है तो 21 में बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है। अभी लगभग आपने एक चीज़ और देखी होगी, 2018 का पेपर जो है उसका आधा पेपर 2020 में आया है, बिल्कुल हूबहू आया है ना। 2018 का आधा पेपर 2020 में आया है और बड़े क्वेश्चन तो पूरे ही आ गए लगभग। तो इस प्रकार से 2019 का पेपर हो सकता है कि आपको 2021 में देखने को मिले। तो अगर ऐसा होगा तो चंबल घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में 2021 के पेपर में आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात जो 2018, 19 और 20 में आए हुए हैं। आज हम बात कर लेते हैं सिंचाई व पेयजल जो लेसन 23 जो है उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम आपको दिख ही रहा है, सिंचाई व पेयजल। अब देखिए सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे जल संसाधन। जल संसाधन आज पढ़ेंगे। वे जलीय स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी व जिनके उपयोग की संभावना हो उसे जल संसाधन कहते हैं। उपयोग की संभावना हो उसे जल संसाधन कहते हैं। मानव
के प्रत्येक क्षेत्र में जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। हम जानते हैं ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। किंतु भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 1.16%। एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है ना। भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? मात्र 1.16%। ये बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तथा दोहन योग्य जल की कुल उपलब्धता, दोहन का मतलब होता है उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता। दोहन योग्य जल की कुल उपलब्धता 1.72% है, जिसके कम होने का मुख्य कारण विगत मतलब बीते हुए या पिछले विगत 61 वर्षों में 43 बार अकाल का पड़ना है। मतलब दोहन योग्य जल कम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? पिछले 61 वर्षों में 43 बार राजस्थान में अकाल पड़ा है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल समस्या अधिक रूप से पाई जाती है, या यूँ कहें विकराल रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको एक कहावत बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में कि वहाँ पे पानी को भी प्यास लग जाती है, ठीक है ना, पानी को भी प्यास लग जाती है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान है, उसमें पेयजल समस्या अधिक रूप से पाई जाती है। राजस्थान के अधिकांश जल स्रोत दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही सीमित है। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का भाग है, जिसको हम कह रहे हैं, मतलब जो आपका हाड़ौती का पठार वाला जो भाग है, उसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा जल संसाधन या जल स्रोत जो है वो पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती का पठार वाला जो भाग है, जैसे कोटा है, बारा है, झालावाड़ है ना, इन जिलों वाला जो भाग है उसमें। और अगर हम थोड़ा और बड़ा क्षेत्र लेते हैं तो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, आपका प्रतापगढ़ है, उदयपुर है ना, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, राजसमंद है। इन जिलों में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भाग पूरा आता है। तो वहाँ पे जल के स्रोत मुख्यतः पाए जाते हैं। वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता एक व्यक्ति को एक वर्ष में जो जल उपलब्ध हो पाता है वो कितना है? 780 घन मीटर। 780 घन मीटर, जल की इकाई घन मीटर में जल को काउंट किया जाता है। 780 घन मीटर जल उपलब्ध हो पाता है एक व्यक्ति को एक वर्ष में, ठीक है ना। किंतु एक अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 1000 घन मीटर होनी चाहिए, और वास्तव में रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना मिलना चाहिए एक व्यक्ति को एक वर्ष में? 1000 घन मीटर मिलना चाहिए, एक अनुमान या एक तथ्य के अनुसार, जिसका मुख्य कारण राजस्थान में 1000 घन मीटर होना चाहिए, जो लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। अब 1000 से कम तो हो ही गया ना। अभी वर्तमान में कितना मिल पा रहा है? 780 घन मीटर मिल पा रहा है, जो कम है। कितना होना चाहिए? 1000 घन मीटर होना चाहिए, जो लगातार और घट रहा है। 780 घन मीटर भी नहीं मिल पाएगा आने वाले समय में, जिसका मुख्य कारण राजस्थान में देश का 51%। अब कम क्यों हो रहा है लगातार? ये 51% जो जल है वो तो क्या है? फ्लोराइड युक्त जल के रूप में है, और 42% जल जो है वो लवणीय जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका मुख्य कारण ये है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जल संसाधन की हम बात कर लेते हैं। जल संसाधन की, राजस्थान में जल संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में, सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। एक तो सतही जल संसाधन जो जैसे आपकी झीलें हैं, झीलों के रूप में जो पाया जाता है, तालाबों के रूप में पाया जाता है, पोखर के रूप में पाया जाता है, खाड़ियों के रूप में पाया जाता है, जो जल खड़ीन के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जल सतह के ऊपर जो जिन स्रोतों में जल होता है उसे सतही जल संसाधन कहते हैं, और जो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जो जल होता है उसे भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सतही जल संसाधन। सतही जल संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न नदियों,
विभिन्न नदियों के रूप में जो जल है वो भी इसी सतही जल संसाधनों के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाएगा। झीलों के रूप में जो जल है, तालाबों के रूप में जो जल है वो भी सतही जल संसाधनों के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा। इन सतही जल संसाधनों से नहरें निकालकर, इन सतही जल संसाधनों से नहरें निकालकर, मतलब नदियों से नहरें निकालकर, झीलों से नहरें निकालकर, तालाबों से नहरें निकालकर व्यापक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों में एक तो चंबल नदी है, एक बनास नदी है, जो बड़ी नदियां हैं। चंबल नदी है, बनास नदी है, लूनी नदी है, माही नदी है, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन, मेज आदि ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, जो जिनमें लगभग, हालांकि ये नित्यवाही नदियां तो नहीं हैं, जिन नदियों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध रहता है वैसी नदियां तो नहीं हैं ये, लेकिन लगभग वर्ष के अधिकांश भागों में इन नदियों में जल उपलब्ध हो जाता है ना, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है तो इनमें अधिकांश वर्ष में जल उपलब्ध हो पाता है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जैसे आपके जो सतलज नदी है, तो सतलज नदी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा था, हमारे हिस्से का पानी भी जो पाकिस्तान में जा रहा था, उस पानी को अब भारतीय सरकार जो है वो रोकने का फैसला उन्होंने ले लिया है। और उस पानी को रोक करके, हालांकि सतलज और जो व्यास नदियां हैं उनके हरीके बैराज से आपकी इंदिरा गांधी नहर तो निकाल ली गई है, लेकिन पूरे पानी को वो नहर ला नहीं पा रही है, तो एक और नहर वहाँ से निकालने की प्लानिंग चल रही है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो पश्चिमी राजस्थान में और अधिक पानी की जो आवाग है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार का काम भी चल रहा है। राजस्थान नदी जोड़ो कार्यक्रम लागू करने वाला, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और हट करके बन जाता है, जिसको आप अच्छे से ध्यान करेंगे। राजस्थान नदी जोड़ो कार्यक्रम लागू करने वाला मतलब एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दें। अब जिन नदियों में पानी या तो यूँ कहें वर्ष पर्यंत उपलब्ध नहीं हो पाता है, और जिन नदियों में वर्ष के अधिकांश दिनों में पानी उपलब्ध हो पाता है, तो उन नदियों से अगर जोड़ देंगे तो उन नदियों में भी वर्ष के अधिकांश भागों मतलब दिनों में पानी उपलब्ध हो पाएगा, और ज़्यादा सरकार को खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम सब नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरे क्षेत्र में ही पानी की आवक बढ़ जाएगी। तो राजस्थान नदी जोड़ो कार्यक्रम लागू करने वाला या नदी जोड़ो कार्यक्रम के रूप में कानून बनाने वाला प्रथम राज्य है, ये भी आपको ध्यान करना है। राजस्थान में झीलें भी पेयजल व सिंचाई के प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। आपने देखा होगा, कभी आपको उदयपुर घूमने गए हो या जाना हो तो देखना आप कि राजस्थान का जो उदयपुर जो ज़िला है, जिसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारी झीलें हैं, और बिल्कुल ऐसी झीलें हैं कि वहाँ जाने के बाद में ऐसे लगता ही नहीं कि वापस हम घर चलें। बहुत ही शानदार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में झीलें भी पेयजल व सिंचाई के प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। राज्य में मीठे व खारे पानी दोनों ही प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। मीठे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं और खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। अगर हम वैसे एक डिवाइड लाइन के रूप में या विभाजित रेखा के रूप में अगर हम बात करें तो लगभग पश्चिमी राजस्थान में या यूँ कहें थार मरुस्थल में जो भी झीलें पाई जाती हैं वो लगभग कैसी झीलें हैं, वो सारी की सारी लगभग कैसी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान में जैसे आपके राजसमंद है, उदयपुर है, इन ज़िलों में या यूँ कहें पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली जो झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। अब यहाँ पे खारे पानी की झीलें दी हुई नहीं है, सिर्फ मीठे पानी की झीलें ही हैं, है ना। तो उनकी हम बात कर लेते हैं। मीठे पानी की झीलें, इनकी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की अनेक झीलें पाई जाती हैं, जैसे जयसमंद है, पिछोला है, फतेह सागर है ना। जयसमंद झील को जिसको डेबर झील भी कहते हैं, तो जयसमंद है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है। ये सारी झीलें कहाँ हैं? तीनों झीलें कहाँ हैं? उदयपुर ज़िले में। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद ज़िले में। आना सागर, ये आना सागर है, आना आना सागर झील, पुष्कर झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? अजमेर में। सिलीसेठ झील कहाँ है? अलवर में। इसमें तो आप काफ़ी बार देखने गए होंगे। कोलाइत झील बीकानेर में है। नवलखा
ये यहाँ पे बीच में कौन कुछ भी नहीं है, नवलखा, ठीक है ना। नवलखा झील, नवलखा झील कहाँ है, बूंदी में। ये यहाँ पे इसको काट देना, ही रॉन्ग लिखा हुआ है। नवलखा झील बूंदी में है। गैप सागर झील डूंगरपुर में है। कायलाना व बाल संबंध झील, दो झीलें हैं, कायलाना व बाल संबंध झील जोधपुर में है। बंद बारेटा झील उदयपुर में है। रामगढ़ झील जयपुर में है, रामगढ़ देखा होगा आपने। नक्की झील, नक्की न है, फिर आधा कै है और फिर की है, नक्की। ये इस प्रकार से नक्की झील। माउंट आबू, माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, उसमें सिरोही ज़िले में है। आदि प्रमुख झीलें हैं, तो ये भी ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है। राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब हैं। कितने तालाब हैं, इसको काट देना। अब ये नहीं लिखवाने के चक्कर से इसको काटा गया है, वैसे आपको तो उतारना है, लिखना है पूरा कंप्लीट। राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब हैं जो सतही जल के अच्छे स्रोत या प्रसिद्ध स्रोत माने जाते हैं। कितने तालाब हैं राजस्थान में, 450 बड़े तालाब हैं। तो ये भी आपको काउंटिंग के रूप में बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो 450 बड़े तालाब हैं, संख्या के रूप में आपको ध्यान करना है। भूमिगत जल संसाधन, अब हम भूमिगत जल संसाधनों की बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर संसाधन जो है, सतही जल संसाधनों की हमने बात कर ली। 2 नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं, भूमिगत जल संसाधन। प्राचीन समय से ही भूमिगत जल संसाधन जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत रहे हैं। प्राचीन समय से ही भूमिगत जल संसाधन जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत रहे हैं। वर्तमान समय में राज्य में कुएं व नलकूपों के द्वारा कुल सिंचित भूमि का 70% भाग, कितना प्रतिशत, 70% भाग सिंचित होता है। किनके द्वारा, कुएं व नलकूपों के द्वारा। ये भी आप ध्यान करेंगे। 70% पेयजल स्रोतों का आधार भी भूमिगत जल ही है। जो पेयजल के स्रोत हैं उनका 70% जो भाग है, 70% भूमि सिंचाई होती है किसके द्वारा, कुएं व नलकूपों के द्वारा। और भूमिगत जल के द्वारा ही जो पेयजल की सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो कितने प्रतिशत होती हैं, 70%। तो पेयजल स्रोतों का आधार भी 70 कितना प्रतिशत है, भूमिगत जल 70%, वो भी आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान होगा, जब हम 15वां लेसन भारत के संदर्भ वाला जो लेसन पढ़ रहे थे, लेसन नंबर जो 15 है वो पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 15 पढ़ रही थी, उसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि संसाधन। अब जैसे जल की जगह क्या लगा दें, संसाधन लगा दें, तो संसाधन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो वहाँ भी हमने ये वाले शब्द ही काम में लिए थे, ध्यान आ गया होगा आपको, है ना। ये वाले शब्द काम में लिए थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब संसाधनों को संसाधन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे संसाधन का पर्टिकुलर नाम दे दिया ना, जैसे जल एक संसाधन है, वायु एक संसाधन है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जल जो है एक संसाधन है और इसका नाम दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जल संरक्षण। किसको संरक्षित करना है, जल को। संरक्षण किसको प्रदान करना है, जल को। तो वो बात है। अब जल जो संसाधन है उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, किस प्रकार से उसे लंबे समय तक बचाया जा सकता है, आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए भी जल संसाधन को हम किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि जल संरक्षण से क्या तात्पर्य है। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्वक, सुनियोजित तरीके से अति आवश्यक उपयोग किया जाए तो इस प्रक्रिया को जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित माना जाता है तथा इसे ही जल संरक्षण कहते हैं। जल को संरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। अब हम जल को संरक्षित कैसे कर रहे हैं, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके, मितव्ययतापूर्वक उपयोग करके, सुनियोजित तरीके से उपयोग करके और अति आवश्यक उपयोग जो है वो करके। अर्थात सामान्यतः जल संसाधनों को औद्योगिक अपशिष्टों से एवं अवांछनीय प्रदूषक तत्वों से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। अवांछित या अवांछनीय का मतलब क्या है, अनचाहे, न चाहे गए, है ना, न चाहे गए या अवांछनीय प्रदूषक तत्वों से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है।
अब आपने देखा होगा कि अगर हम स्वच्छ जल में जो औद्योगिक या उद्योग जो हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है अगर हम स्वच्छ जल में भेज देंगे तो वो जल प्रदूषित हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से जल को दूषित होने से या प्रदूषित होने से बचाना ही क्या कहलाएगा, जल संरक्षण कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से रट के ध्यान कर लेंगे, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस के रूप में आती है। जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सभी नागरिकों, अब देखिए इसमें जल जो संसाधन है, जल संसाधन को हम संरक्षित करने के लिए किन किन की मुख्य भूमिकाएं बनती हैं। एक तो सभी नागरिकों को, सामाजिक व्यक्तियों को एवं सरकार के द्वारा जल संचयन का मतलब होता है कि जल को संचय करना। जल को संचय करना ऐसे नहीं कि जल को संरक्षित करने के लिए हम कोई उपाय नहीं करें और लगातार जल का उपयोग ही करते रहें, है ना, तो वो करना। जल संचयन व संग्रहण की परंपरागत, संग्रहण मतलब इकट्ठा करने की जो परंपरागत जो विधियां हैं, जैसे अब कौन कौन सी विधियां हैं परंपरागत, अब यहाँ पे ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। जल संरक्षण की जल संचयन व संग्रहण की परंपरागत विधियों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान करना। जल संचयन व जल संग्रहण की 2 परंपरागत या 4 परंपरागत विधियों का नाम लिखिए। अब इनमें देखिए, जैसे एक तो खडीन है, खडीन जैसलमेर में इस प्रकार के जो जल के स्रोत होते हैं उन्हें खडीन कहते हैं। खडीन है, कुई है, कुंडी है, टाँका है, नाड़ी है, जोहड़ है, पोखर है, तालाब है आदि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। पुनरुद्धार का मतलब होता है इनको फिर से ठीक ठाक करके जल जिनमें भरा जा सके, इस प्रकार से इनको साफ सफाई करके इनको तैयार कर दिया जाए, ठीक है ना, जिससे हम जल का संचयन व संग्रहण कर सकते हैं। बारिश का जो जल है वो आसानी से उन जल स्रोतों में भर जाएगा। अब यहाँ पे ये आज का जो हम व्याख्यान दे रहे हैं उसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में। देखिए हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट। जल संरक्षण की प्रमुख विधियाँ, आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि जल संरक्षण की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए, जल संरक्षण की कोई 4 विधियों के नाम लिखिए। ये परंपरागत विधियाँ ऊपर नाम वो एक पर्टिकुलर नाम थे, जबकि यहाँ पे जल संरक्षण की परंपरागत या प्रमुख जो विधियाँ हैं, तरीके कौन से हैं, वो यहाँ पे तरीके हैं, जबकि वो स्रोत हैं। वो स्रोत हैं, ये तरीके हैं। तरीके कौन से हैं, प्रमुख विधियाँ बताइए। जल को संरक्षित करने के लिए अनेक नवीनतम विधियों को काम में लिया जा रहा है, जो निम्न प्रकार से है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना, जैसे बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा पद्धति। आपने देखा होगा, एक तो फव्वारा पद्धति होती है जो मतलब पाइप लगा दिए जाते हैं और फव्वारे टाइप में हमारी मतलब खेतों को हम जल उपलब्ध करवाते हैं। जबकि कभी कभी आपने देखा ड्रिप सिस्टम है ना, ड्रिप सिस्टम से क्या होता है, पेड़ के पास में हम पाइप जो है उसको लगा देते हैं और बूंद बूंद के रूप में उस पेड़ में ही पानी जाता रहता है, तो ड्रिप सिस्टम भी हम लगाते हैं। बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा पद्धति, ये दोनों ही पद्धतियाँ हमने कहाँ से ली है, इजराइल से ली है। इजराइल में इस प्रकार की पद्धतियाँ सिंचाई के लिए काम में ली जाती हैं, तो ये भी एक नवीनतम पद्धतियाँ हैं। 2 नंबर है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर जो है, उसको हम अच्छे से तरीके से काम में लें, विवेकपूर्ण तरीके से काम में लें। ऐसे ले निकाल लिया और ये लो साहब खराब कर दिया, तो भूमि के जल का विवेकपूर्ण उपयोग। 3 नंबर जो है वनस्पति विनाश पर नियंत्रण। आपने देखा होगा कि अब आप ये सोचोगे कि साहब ये जल संरक्षण की विधियों में ये टॉपिक क्या है, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, इससे क्या होगा। आपने सुना होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो वर्षा को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं ना। वर्षा को आकर्षित कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। अब वनस्पति आवरण ही नहीं रहेगा तो फिर वर्षा कैसे आकर्षित होगी, नहीं आकर्षित होगी। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति आवरण शून्य होता है। अब वनस्पति आवरण शून्य होता है तो यही तो कारण है वहाँ पे न्यून वर्षा होने के पीछे, यही तो कारण है, क्योंकि वनस्पति आवरण होता ही नहीं है, वर्षा को आकर्षित करने वाले पेड़ पौधे ही नहीं हैं। तो वहाँ पे यही कारण है कि वनस्पति आवरण शून्य होने के कारण वर्षा भी कम ही होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो वनस्पति विनाश पर नियंत्रण किया जाए।
जल को संरक्षित करने हैं ना, तो जल को संरक्षित करने के तरीके आ रहे हैं ये आपके पास में। अब देखिए 4 नंबर क्या है, वर्षा जल का संचयन। अब वर्षा हो रही है, अच्छी वर्षा हो रही है, तो उस जल को संरक्षित कैसे करें हम, तो वर्षा जल का संचयन। अब यहाँ पे देखिए हमने एक शब्द क्या लिख दिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन मतलब वर्षा और वाटर मतलब जल, हार्वेस्टिंग मतलब संचयन, तो वर्षा जल संचयन है ना। रेन का मतलब क्या होता है, वर्षा होती है ना, और वाटर का मतलब जल, और हार्वेस्टिंग का मतलब संचयन, तो वर्षा जल संचयन। अब ये अंग्रेजी में नाम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे तमिलनाडु नाम क्यों लिखा है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली कहें या सिस्टम कहें, उसे लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य जो है भारत में, वो आपका तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में तो हाल ही के दिनों में, तमिलनाडु सरकार के द्वारा वहाँ पे ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 300 वर्ग फीट स्क्वायर जो जिस भी सरकारी या निजी जो संस्थान है, सरकारी या निजी जो संस्थान हैं, ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, है ना, उनकी जो छतें हैं, जिन छतों का क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट स्क्वायर से अधिक है, 300 वर्ग फीट स्क्वायर से अधिक है, 300 या 300 से अधिक वर्ग फीट स्क्वायर क्षेत्रफल उन छतों का है, तो उन छतों वाली जो बिल्डिंगें हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करना पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया गया है ना। और उसी का फॉलो करते हुए राजस्थान सरकार ने भी 300 वर्ग फीट स्क्वायर क्षेत्रफल वाली जो बिल्डिंगें हैं उनमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू कर दिया है ना। तो तमिलनाडु प्रथम राज्य है इस प्रकार का सिस्टम लागू करने वाला। और आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जैसे आसपास में आपके 8वीं क्लास तक की स्कूल हो या 12वीं क्लास तक की स्कूल हो या 10वीं क्लास तक की स्कूल हो, तो हो सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको वहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग होती है स्कूल की, उस बिल्डिंग की छत का पानी एक वहाँ पे भूमिगत छोटा कुआं बना दिया जाता है, और पूरी बिल्डिंग का जो पानी है वो पाइपलाइन के द्वारा उस कुएं में चला जाता है। फिर उस कुएं के ऊपर एक हैंडपंप आपको दिखाई देगा। तो अगर हो आपके आसपास में स्कूलें, तो आप देख कर के आना, आपके स्कूल में भी इस प्रकार का जैसे सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। मेरे पास में स्कूल है तो उसमें बिल्कुल यहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से 5 नंबर देखिए, अपशिष्ट जल शोधन कर उपयोग। अपशिष्ट जल का शोधन कर उपयोग, ये भी बहुत ही अच्छा है। अपशिष्ट जो जल होता है, अपशिष्ट का मतलब जो गंदा जल होता है, उसको भी शुद्ध करके हम उपयोग में लें, अपशिष्ट जल का शोधन कर उपयोग में लें, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद में 6 नंबर क्या है, कृषि पद्धति व फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। कृषि पद्धति व फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने इस प्रकार के हाइब्रिड जो बीज हैं वो काम में लिए जा रहे हैं, जो कम से कम जल में भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक पहले तो क्या था कि हरित क्रांति के बारे में हम सोच रहे थे, लेकिन अभी आपको ध्यान होगा कि अभी आप सूखी क्रांति, जिसको हम शुष्क क्रांति कह रहे हैं, ड्राई रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं, ड्राई रिवोल्यूशन, शुष्क क्रांति का मतलब यही होता है कि ऐसी फसलों को या ऐसे बीजों को तैयार किया जाए जो कम से कम पानी में भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लंबे समय तक उनमें अगर पानी भी नहीं दी जाए, ऐसी फसलें तैयार की जाएं जिनमें लंबे समय तक अगर हम पानी नहीं देते हैं, लंबे समय तक पानी भी न दे तो भी वो पनप सकें, इस प्रकार के बीज और इस प्रकार की फसलें तैयार की जा रही हैं। तो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार का रुझान किस ओर बढ़ रहा है, ड्राई रिवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है, शुष्क क्रांति की ओर बढ़ रहा है। तो ये भी आप ध्यान करेंगे, शुष्क क्रांति की ओर बढ़ रहा है। कृषि पद्धति में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, ये भी अच्छा है। छोटे तालाबों 7 नंबर देखिए यहाँ पे, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, छोटे तालाबों, बांधों व एनीकट क्या होते हैं, बांध का ही छोटा रूप होता है। छोटा सा बांध बना दिया और उसको पानी को रोक दिया, तो उसे एनीकट कहते हैं। बांध के छोटे रूप को एनीकट कहते हैं। बांध के छोटे रूप को एनीकट कहते हैं। बांध मिट्टी के भी बनाए जाते हैं और कंक्रीट पत्थर के भी बनाए जाते हैं, पक्के भी बनाए जाते हैं, कच्चे भी बनाए जाते हैं। तो एनीकट जो होता है, वैसे तो ये मिट्टी का भी होता है और पत्थर और कंक्रीट का भी बना होता है। तो एनीकट बना करके कुछ पानी को रोक लिया जाता है, तो ये भी उनका भी निर्माण किया जा सकता है छोटे लेवल पर। अब यहाँ पे देखिए एक ये भी है, जल संरक्षण में ये भी
महत्वपूर्ण योगदान दे रही है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका का अमृतम जलम अभियान, राजस्थान पत्रिका के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अमृतम जलम अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण को एक नई दिशा मिल रही है। तो ये भी एक सराहनीय प्रयास है। तो आज के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आई होप ये काफ़ी इजी लेसन है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, उससे आप बच नहीं सकते। हाँ, इस बार बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के रूप में। तो अगली बार डेफिनेटली मतलब आपके बैच में बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस लेसन से, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, चाहे वो चंबल घाटी परियोजना हो। इन क्वेश्चंस के रूप में आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो ठीक है, आगे की बात हम कल करेंगे।